लगातार ये 9-10 सालों से ये शो यहां हो रहा है। देश के तमाम भागों में जहां जाता हूं, घूमते हुए जहां पहुंच जाता हूं, वहां ये शो करता हूं। यकीनन जो समय है वो ये है कि चुनाव का दौर है। लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो डिबेट होती है, ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं, उनका आम जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा लोगों की नेता तो कम से कम कहते हैं कि आम जीवन से जो जुड़े मुद्दे हैं वो आपकी डिबेट से बाहर होते हैं। अब अगर बात कही जा रही, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, अगर बात कही जा रही है तो सुनी जानी चाहिए, जरूर सुनी चाहिए। बोले बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, विकास का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, अस्पताल, स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो मुद्दे बाहर रहते हैं और आप बात दरअसल कुछ और करते हैं। मैं जहां शो करता हूं वहां मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने जनता मौजूद होती। कहां से आना हुआ है साहब? हिमाचल से। हिमाचल से कहां से? धर्मशाला से। अरे साहब, बड़ा हालत रही खराब, बहुत बुरी हालत रही। हिमाचल का तो इस बार हद ही हो गया। हद ही हो गया। विकास कैसे हो, किस मॉडल पे हो, किस तरह का विकास हो, यह सवाल है। निश्चित तौर से मैंने भी आज ये मुद्दा रखा सामने। प्रधानमंत्री ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। विपक्ष ने कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है और ये किश्तों में दिया जा रहा है, ईएमआई के तौर पे। सवाल ये है कि जो विकास का मॉडल है, चुनाव होने 4 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, मॉडल कौन सा हम चुने, किस पर हम बात करें? हिमाचल के मॉडल पे बात करें, कर्नाटक के मॉडल पे बात करें, बिहार के मॉडल पे बात करें, राजस्थान के मॉडल पे बात करें, कि यूपी पे बात करें, मध्य प्रदेश पे बात करें, बंगाल पे बात करें? कौन सा मॉडल पे हम बात करें और कहें कि ये हमें स्वीकार है, ये मॉडल हमें अच्छा लगता है और ये बात इससे बनती है? आज जो बातचीत की रूपरेखा है वो यहीं से होके गुजरेगी। जरूर सर आऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हम बातचीत का जो सिलसिला आज लाएंगे वो यहीं से होके गुजरेगा कि किस तरह का विकास चाहिए। मेरे पास फहरिस्त है। 2030 तक पर्यटन में 20 लाख करोड़ लोगों को इसमें रोजगार का अवसर है। दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में है कि 10 लाख करोड़ आदमी आए जाएंगे तो अवसर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, टिकट सस्ता होगा प्लेन का। तमाम सारे मेरे पास फहरिस्त है लंबी। लेकिन मेरी डिबेट में एक खास बात है कि आम कोई, आप कहां से हैं सर? कहां से आना हुआ? दिल्ली से सर। क्या काम करते हैं सर पेंशनर है। पेंशनर है। कहां से रिटायर हुए? अपने यहाँ से। हाँ? स्वयं। अच्छा, स्वयं मतलब कोई काम तो करते होंगे? अब अपना प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का काम करने वाले शख्स भी हमारे शो में मौजूद रहते हैं और फेरी करने वाला शख्स भी हमारे साथ शो में मौजूद रहता है। और हमको इसके बीच में तारतम्य बनाना है, बैलेंस खोजना होता है। तो हर तरह की बातचीत आती है इस शो में और इसी से बीच से रेखा खींचनी है मुझे। ऑफकोर्स मैं आज का जो तारुफ है वो जरूर करा देता हूं। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखेंगी। रितु चौधरी आज बड़े दिनों बाद आई हैं, सब ठीक तो है? बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। अंबर जैदी भी आज बहुत दिनों बाद आई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। अजय अरोड़ा जी, आलोक वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जनता हमारे साथ मौजूद है जो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। बहुत अच्छा बैग है आपका, बड़ा कलरफुल है। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं यहीं दिल्ली से ही है। क्या काम करती हैं? मैं सीएजी में हूँ। सीएजी में? बिल्कुल, आज आपके हिसाब से जो मैंने खींचा है, कैसा विकास होना चाहिए, आप कैसा सोचते हैं कि एक आदमी जो है उसके लिए कैसा विकास चाहिए, देश को कैसा विकास चाहिए, राज्य में कैसा विकास हो, एक उसके केंद्र में एक व्यक्ति है, उसके लिए कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए? सर डेवलपमेंट किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप, लाइक कि रूरल एरिया? वो डिवाइड किया जा सकता है, रूरल और शहरी। लोगों ने कहा है कि अभी जो इस महीने से तुलना करेंगे पिछले की, तो शहरी वाला आदमी जो है खुश नजर आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि आम जनजीवन कैसा खुशहाल बने, उसमें क्या चीजें, मूलभूत चीजें जो है उसके आधार पर बोलिए। अगर मैं बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात करूं
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए तो मेन अभी यही है कि हम एनपीएस वाले हैं, एनपीएस वाले यानी नॉन न्यू पेंशन New pension नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, और जो ओपीएस वाले हैं लाइक ओल्ड पेंशन वाले। तो आपकी लड़ाई ये है कि आपको ओल्ड पेंशन में जाना है, यस ओल्ड पेंशन में जाना है। यस। मैं आपकी एज जान सकता हूं? वैसे कोई बुराई नहीं है बात जानने में। जी आई एम 28। 28 की 28 साल की एक युवती यहां पे मौजूद है। उनसे जब मैंने पूछा कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, और अच्छे प्रतिष्ठान में काम करती हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पेंशन जो है, अभी जो रिटायर है वो भी पेंशन की बात कर रहे थे, 28 साल वाला भी कह रहा है कि मेरे पेंशन सुरक्षित होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि देश की पूरी व्यवस्था में कैसे विकास का चिन्ह इकट्ठे किए जाएं। मैं जरूर, आप कहां से, हिमाचल से क्या काम करते हैं साहब? सर छोटी सी दुकान है हमारी, कितनी बड़ी दुकान है? छोटी सी, घर पर गृहस्थी चल रही है बढ़िया से, कोई उसमें वो आक्षेप नहीं, हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं, ऊपर से कोई तो जो घर गृहस्थी चल रही छोटी सी दुकान है, काहे की दुकान है? किराने की दुकान। किराने की दुकान है। अब ये शो देखिए, आपके सामने हमने रख दिया, सीएजी वाला भी है, किराने वाला भी है, जो हिमाचल से है। वो कह रहा है कि मैं बहुत संतुष्ट है। 28 साल की युवती कहती है मैं सरकारी नौकरी में हूं तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, और वो भी ओल्ड पेंशन वाली, न्यू पेंशन वाली नहीं। मेरा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। रिटायरमेंट की चिंता है और होनी भी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? 32 years to retire, अभी भी 32 साल रिटायरमेंट में है, अभी से पेंशन की फिक्र है। अभी से पेंशन की फिक्र है, क्योंकि जीवन बड़ा असुरक्षित है, उसको सुरक्षित कैसे बनाया जाए। जी साहब, मैं कहां से आना हुआ? मैं भारी दिल्ली से आया हूं प्रतीक जी, और पहली बार टीवी के कैमरे पे हूं। पर मैं एक मॉडल पे बात करना चाहता हूं, पहले प्रतीक मॉडल पे। जो एसी न्यूज रूम में बैठे हैं पत्रकार, और प्रतीक मॉडल जो इतनी गर्मी में, उस मॉडल की भी बात करूं पहले कि नहीं? कर सकते हैं। जब इनको चिंता अपनी पेंशन की है तो मुझे अपने मॉडल की चिंता है। हर आदमी अपना अपना पेट भर रहा है। आया सर, आया। कहां से आना हुआ बेटा? मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। क्या करती हैं? मैं एमबीए कर रही हूँ। एमबीए कर रही हैं, और उसके बाद फिर जॉब? हाँ सर। आपको क्या लगता है कैसा मॉडल होना चाहिए विकास का? मॉडल सारा प्राइवेट होना चाहिए। हाँ जी, प्राइवेट होना चाहिए, जिससे हमारे देश की और तेजी से तेजी विकास होगा। सरकारी नहीं, सरकारी नियंत्रण कम होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, प्राइवेट मॉडल होना चाहिए। अब देखिए, तरह तरह की बात आ रही। हुजूर, आप कहां से आए? मेरठ। मेरठ से। बॉडी बिल्डिंग का काम करते? काम नहीं करता, करता हूँ। तो आप क्या काम करते हैं? मेरा सर्राफे का काम है। सर्राफे का काम है। ये सोने चांदी का काम करते हैं। इतने लोग मौजूद हैं, और सबके सामने मैंने यही रखा है सवाल कि आप बताइए आपका विकास और विकास क्रम कैसा होना चाहिए। और आप कहां से आए? बिहार से सर। बिहार में कहां से? जी, नालंदा जिला से। हैं? नालंदा जिला। नालंदा तो चोर नहीं बोल रहे हैं, नालंदा से आए ना? तो क्या काम कर रहे हैं आप? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कई साल से चल रहा है? ग्रेजुएशन अभी पार्ट 2 में है। और कितना साल से चल रहा है? मैंने ये तो सिलसिला सरकार का ऐसा, जो भी अपना हर साल आती है और हर साल जो है मुद्दा बना बना के चली जाती है, और ये है हमेशा स्टूडेंट और पब्लिक को बलि का बकरा बनाया जाता है। बिहार में वैसे 3 साल का होता है ग्रेजुएशन। बिहार में चलता है ग्रेजुएशन कई साल में? हैं? जोर से बोले, भगा दूंगा सबको यहां से। हाँ सर, 4 साल बढ़ा दिया, 4 साल कम कर दिया, पहले तो 6 साल में हो रहा था। अब आप बताइए, जो इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मॉडल कैसा होना चाहिए, तो उनको तो पहले ये जवाब देना चाहिए हुजूर आली कि हम ग्रेजुएशन कितने साल में बच्चे को करा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार धंधे है ही नहीं, वो अपने प्रदेश में मुझे बताएं कि ग्रेजुएशन कितने साल में करा रहे हैं। हम आज बहस को भटका नहीं रहे हैं, बहस को पटरी पे ला रहे हैं, जिसपे आप बहस चाहते हैं। आप चाहते ना? मैंने नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान पे बहस हो, मेरा मुद्दा भी नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, जरा भी हिंदू मुसलमान पर जरा भी नहीं होनी चाहिए। ये धार्मिक भावनाएं, ये जो राजनेताओं का खेल है, जनता इसमें नहीं पड़ती, ना इसमें जनता कभी जाएगी। धर्म एक है, ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो साकार रूप में नहीं है। ईश्वर जो है वो सभी के लिए एक है, भगवत प्राप्ति के लिए या भक्तों के लिए। क्या नाम है सर आपका? ये भगवत प्राप्ति। आपका नाम क्या है? रतन लाल।
रतनलाल जी, हिमाचल में कौन सा जगह बताया आपने? धर्मशाला। धर्मशाला। छोटे से किराने की दुकान है और कितने मुतमईन, कितने संतुष्ट। आप मुझसे पूछेंगे कि विकास कैसा हो, ऑफकोर्स अस्पताल हो, स्कूल हो, इनके बच्चों को भी सारी सुविधाएं मिले, लेकिन अगर संतुष्टि हो तो इनके जैसी हो, उसके अलावा किसी ना हो। कहां से बाबूजी, कहां से आना हुआ? बिहार से, दरभंगा जिला से। दरभंगा से। प्रणाम करता हूं आपको। हमारे लिए आए हैं। आपके बहुत इच्छा था बहुत दिन से, आज संजोग से ऐसा मौका मिल गया। 2 बजे से भटकते भटकते यहाँ आए हैं। हाँ, तो ये प्रतीक मॉडल है, ये देखिए इसमें कितनी कमियां हैं। 2 बजे से भटक रहे हैं और कुछ लोग तो इस देश में आजादी के बाद से अब तक भटक रहे हैं, रास्ते में नहीं आ पाए हैं। आजादी जब से मिली तब से लगातार गुरुजी भटके हैं, अभी तक पटरी पे नहीं आए। मैं तुम्हारी बात भी करूंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात करूंगा, तुम्हारे भविष्य को जरूर सुरक्षित करूंगा। 32 साल है अभी वैसे रिटायर होने में तुम्हें। बहस को शुरुआत करते हैं और बीजेपी से आगाज करते हैं। जी, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सबने अपने अपने राय रखी है। गवर्नमेंट क्या मांगती है और लोगों की क्या राय? उन्होंने कहा कि आपने 51,000 जो बांटे हैं वो ऊंट के मुंह में जीना है और आपने ईएमआई की तरह देते हैं। आपने तो वादा किया था कि 10 लाख करेंगे साल के अंदर। हाँ? साल में, जोर से बोला करो भाई, हाँ, आप भूल जाते हैं। अरे हम तो बहुत ही नालायक आदमी हैं। साल में 2 करोड़ और देते हैं कितना? 51 लाख, 51,000। 21 में कब तक चलेगा? अरे झोला में भर ले थोड़ा। सवाल ये है, नाउ यू प्लीज आंसर। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के इरा में जो जॉब सीकर्स हैं वो जॉब गिवर्स हो गए हैं। मतलब कि आज जो जॉब लेना चाहते हैं वो आज खड़े हो गए हैं जॉब देने के लिए। ये सबसे बड़ा चेंज आया है। आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था कैसे कनेक्ट करती है जॉब देने वालों के साथ, जॉब लेने वालों के साथ। आज अगर हम 5वें प्रधान पे खड़े हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे खड़े हैं, तो इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब यह है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर निकल रही है। इसका मतलब यह है कि आपने जीडीपी के अंदर एक बंदे की ग्रोथ अच्छी है, तभी तो आज इकोनॉमी सशक्त है। समझ ही नहीं आ रहा आपको। अभी 2-3 साल और रुकिए, उसके बाद आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। पन्ना पलट रहा था अखबार के, 16-17 अखबार पढ़ता हूं, पागल नहीं हूं आप जैसे, ना देखिए मुझे इस तरह से कि पागल लग रहा हूं मैं। 16-17 अखबार पढ़ता हूं। कहां से आना हुआ? बिहार से। तो एक फोटो देखी मैंने, छत्तीसगढ़ की थी, छत्तीसगढ़ की थी, स्ट्रेचर नहीं था और ऐसे उठा के ले जा रहा था। और ये बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, तमाम जगह हो सकती है, तमाम जगह हो सकती है। तो कहा कि कौन सा विकास चाहिए फिर, कैसा विकास चाहिए और ये कैसा विकास है फिर? तो मॉडल कौन सा चुने हम? सवाल ये है। नाउ प्लीज कांग्रेस आंसर। देखिए, कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अब तक तो 20 करोड़ दे देनी चाहिए थी, जिसमें पूरी तरह से मोदी सरकार जो है नाकाम रही है। और ये कौन सा प्रधानमंत्री की गरिमा है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है चिट्ठी लेकर पहुंच जाते हैं कि नौकरी की चिट्ठी बांटे। वो तो रेगुलर प्रक्रिया होती है कि जब कहीं नौकरी निकलती है और नौकरी दी जाती है तो उसमें प्रधानमंत्री का क्या काम है? प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार के अवसर पैदा करना, रोजगार की चिट्ठियां बांटना नहीं होता है। और इनकी नजर में तो पकौड़ा भी रोजगार है, इनकी नजर में तो जो 80 करोड़ लोगों को तो इन्होंने कहा ना कि हमने जॉब गिवर बने हैं। हमने कहा ना कि रोजगार गिवर तो तभी होंगे जब रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो अगर रोजगार इन्होंने दिए हैं या रोजगार गिवर हो गए हैं तो एक श्वेत पत्र जारी कर दे और बता दे कि कितने युवाओं को, मैं फंसी नहीं हूँ, कितने युवाओं को आज तक नौकरी दी है 9 साल में। अरे बात पूरी करिए बाबूजी। जी, हम 2 विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में पंचायती राज में जो मुखिया के माध्यम से जो फंड मिलता है, हाँ, उसका ये बिल्कुल मुद्दे से जुड़ी हुई चीज है, बिल्कुल अलग नहीं। जो मुखिया को जो फंड मिलता है, मुखिया यानी ग्राम का जो सबसे यूनिट
मॉडल है वहां पे मुखिया को जो पैसा आता है, जी जी, उसका 80% मुखिया अपना विकास कर रहा है, अपना मतलब अपने पेट का, अपना विकास कर रहा है। अपने पेट का। जी 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 हाँ, तुम प्रधान हो, अंदर आओ प्रधान। हाँ, तुम्हारी बोटी चीरेंगे, यहाँ खड़े हो। हाँ, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। या तो जो गांव का मुखिया है, जो प्रधान है, वो अपना विकास कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ जो दुकान, मेडिकल का जो दुकान है, उसमें 90% लोकल मान लीजिए दवा जो है, तो उसमें आम जनता जो अनपढ़ है, गवार है, वो ठगा रहा है। ठगा रहा है। जी जी, जान नहीं पाते ना, जान ही नहीं पाते। दरअसल हो ये रहा है कि बिहार में मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर से वो ग्लूकोज का टंगी है बोतल, इलाज चल रहा है, मर्ज और मरीज में लड़ाई चल रही है। जो जीतेगा वही लड़ेगा, बचेगा वही, जो जीतेगा वही बचेगा। लो प्लीज क्विक रिस्पॉन्स। जी, काम चवन्नी और एडवर्टीजमेंट पीआर रुपया नहीं, 100 रुपए। आपने बोला ऊंट के मुंह में जीरा, मैं तो बोलूंगा जिस प्रकार से नौकरियां वितरित की जा रही हैं, ईएमआई उंगली कटा के शहीदों में, ये कहावत है, इसको अन्यथा ना ले। ये काम प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट का, अरे होगी ना। आप तो ईएमआई दे रही हो। क्या कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, IISL, क्या बोल रहे हैं मोहल्ले मौली द्वारा, किस प्रकार से नियुक्तियां की गई, इसमें प्रमोशन वाले भी हैं। अगर मैं नियुक्तियां कर रहा हूं 51,000, इसमें पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से, इसमें प्रमोशन वाले कितनी हैं? सत्य बोले ना। और मैं तो आज 2 करोड़ नौकरी की बात भी नहीं कर रहा, मैं 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं 18 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ईमानदारी से बता दें कितनी कितनी दे रहे हैं। ईमानदारी से बता दें। देर से आए बाबूजी आज, लेकिन आ गए टाइम से। ईमानदारी से बता दें कि कितनी कितनी नौकरियां दे रहे हैं। आज मुद्दा जो है आपसे जुड़ा है, मुझे लग रहा है आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हिंदू मुसलमान पे डिबेट कर ले। मेरे लिए 2 मिनट का खेल है, वो तो एंकर तैयार रहते हैं वहां पे, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे हम। हिंदू मुसलमान पे कहो डिबेट करा दे। अरे कैसा ना करे, कर तो हिंदू मुसलमान पे कर लेते डिबेट। ये सब देश का नाश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। काम की बात करो, तो काम की बात पे तो आपको मजा ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, किनका? प्रधान जी का। प्रधान जी को अभी खाने दो। कहाँ गए प्रधान जी? कहाँ से हैं प्रधान? पीरपैती प्रखंड, पीरपैती पंचायत, और मेरा पंचायत भी पीरपैती है। हाँ। वहाँ पहले कहाँ पे? जिला भागलपुर। बिहार से। बिहार से। तो कह रहे हैं कि जो आ रहा है वो प्रधान जो है अपना विकास कर रहा है। नहीं सुनिए सर, उसमें क्या है, पहले जो था 15वीं 14वीं विधायक था तो 7 निश्चय किया, नल जल का काम किया। अभी जो सरकार जेडीयू की जो है बीजेपी से अलग हुआ, 15वीं का एक भी राशि नहीं दिया और 7 महीना हो गया हम लोग पटना धरना पे हैं। अब पता कीजिए जाके देखिए, सिस्टम का जो राशि बिहार गवर्नमेंट जो देती है वो राशि आगे का पड़ा है, 15वीं का जो राशि केंद्र से जाता है एक भी राशि मेरे वहां तक नहीं। ठीक है प्रधान जी, ठीक है, मैं आया जी, मैं आया सर, आया। ये विषय आपने रखा दिया सर। सबसे पहली जो लोग कहते हैं, मैं आपने राज्य की बात की किस मॉडल पर, प्रधान जी वही खड़ी है। हाँ जी, मॉडल पे मैं आता हूं सर, एक लाइन सिर्फ आपकी अनुमति हो तो। प्रधान जी वहीं पे उसी जगह पहुंच जाओ जहां से रस्सी के पीछे। हाँ। जो आरोप आप पर और हम सब पैनलिस्टों पे लगता है कि यहाँ पर मुद्दे की बात नहीं होती है, अगर मुद्दे की बात नहीं होती तो ये जनता यहाँ खड़ी नहीं होती। 8.5 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, ये वही मानसिकता है जो जनता को राक्षस कहती है। और अब बताते हो ईमानदारी से सुनो भैया, नीतीश कुमार जो इनके INDIA गठबंधन का निर्माता है, वो मुंबई जाते हैं। सर राज्य की बात हो रही है ना, आप भी सत्ता में हो ना, मुंबई जाते हैं, 30 नेताओं से मिलते हैं। आपको ये मॉडल पसंद है? या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जाता है और 30 लाख करोड़ का निवेश अपने राज्य में लाता है, कौन सा मॉडल पसंद है? आप रोजगार की बात करते हो ना, मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं सर। 2004 से 2014 में 6.5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दी, एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी और एक स्वरोजगार, मैं तीनों के आंकड़े रखता हूं। प्राइवेट ये आज से नहीं है सर, इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है, उसका रिजल्ट अब डिस्टर्ब करेंगे ये। अब जब अरोड़ा जी नहीं, इधर अरोड़ा जी, इस डिबेट में अक्सर लोग कहते हैं कि जब काम की बात होने लगती है तो दूसरा वाला चिल्ला देता है, चिल्लाएगा नहीं जी। ईमानदारी से बात करते हैं, वो ईमानदारी से सुनिए।
ईपीएफओ का जो डेटा है 2014 से पहले, ईपीएफओ मतलब जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ईपीएफओ में मात्र 3.5 करोड़ लोग ईपीएफओ के एम्प्लॉय थे। आज वो एम्प्लॉय 7.25 करोड़ हैं। कितने की वृद्धि हुई? 6 करोड़ लोगों को प्राइवेट जॉब मिला। मुद्रा लोन में 8.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है। अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार दे रहा होगा, 16 करोड़ वो, 6 करोड़ वो, और प्राइवेट जॉब में जोड़ लीजिए, तो आप कौन सा डेटा लेके आना चाह रहे हैं? जी देखिए, 2-3 चीज मैं संक्षेप में दीजिएगा, क्योंकि आपका सवाल ये था कि विकास कैसा होना चाहिए। देखिए, नंबर 1 विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षा की भूमिका हो, स्वास्थ्य की भूमिका हो। अरे आ गया, कौन चीज चाहिए? यहाँ पे देखिए फेरी वाले हैं, विकास ऐसा होना चाहिए कि उनके पास ग्राहक की कमी हो, यानी कि उनके जो ग्राहक है उनके पॉकेट में पैसे हो। यहाँ पे देखिए धर्मशाला से आए हुए व्यक्ति हैं जो वो तो संतुष्ट है, वो तो संतुष्ट है। मैं कह रहा हूँ कि उनके ग्राहकों के पास भी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे एक संपत्ति बाजार के लोग भी हैं, उनके पास भी संपत्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए। अगर मैं एक सेकंड देखिए, आप डिस्टर्ब ना करें बीच में। तो देखिए, इसका मतलब है कि आपको परचेजिंग पावर कैपेसिटी जनता की कैसे बढ़े, उसके मामले पे काम करना चाहिए, और मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले पे। दूसरी चीज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 6 जून को कहा था कि केंद्र सरकार के 10 लाख नौकरियों की वो भर्ती करेंगे, और अभी तक केवल और केवल 2 लाख नौकरियों की भर्ती हो पाई है। अभी ईपीएफओ के आंकड़े दिए जा रहे थे, ईपीएफओ के आंकड़ों में 10 लाख ऐसे हैं जिन्होंने फिर से उसमें पंजीकरण कराया है, और इस महीने का ताजा आंकड़ा देख लीजिए, ईपीएफओ के आंकड़े में 12.5% की गिरावट आई है। तो इसलिए ईपीएफओ वो कारण नहीं है। केंद्र सरकार कहीं कहीं मुझे लगता है बेरोजगारी के मामले में सर उसका भी जवाब दे देते हैं। ये कहते हैं 12% की गिरावट आई है। कितने संख्या में? 6.5 करोड़ इन्होंने एडमिट कर लिया कि मोदी जी ने 6.5 करोड़ ईपीएफओ में रोजगार दिया। 10 लाख तो आपका रिपीटेशन वाला है। और मुद्रा योजना को लेके जो बीजेपी झूठ बोलते, योजना मुद्रा योजना के आपके आंकड़े गलत है। मैं आ गया आंकड़े जहां आने लगे आदमी को लगता है कि मामला बिगड़ रहा है, उसकी बात नहीं हो रही। जी बोलिए। मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में सुल्तानपुर से। अरे बहुत अच्छी जगह से है सुल्तानपुर से। हमने बीएड किया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। जो एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार केंद्र सरकार ने बीएड वालों को प्राइमरी में लिया था, अब सरकार कह रही है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं। इसलिए मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए अध्यादेश लाए। सारे 13 लाख बीएड हैं सिर्फ यूपी में, और 1 करोड़ बीएड है पूरे भारत में। उनके विकास के लिए सोचे, नहीं तो बेचारे सब बेरोजगार हो जाएंगे। और 13 लाख में 3 लाख तो बीएड बीटेक वाले हैं जो कहीं नहीं होंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बीएड वालों को। जी मैं आया, ऑफकोर्स जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी आइए, आगे आइए। हाँ जी, जब आगे खड़े थे तो आपने मौका नहीं दिया। अरे यही तो है दिक्कत। बोलिए बोलिए। प्रतीक जी, यहाँ पर 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई। कई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या सपोर्टर हैं, इनफैक्ट जनता में भी कई लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब 15 लाख की बात होती है या 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है, तो ये झूठ फैलाकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इमेज को धूमिल करने की कोशिश होती है। अगर कांग्रेस के पास वो वीडियो क्लिप होती जहां पर प्रधानमंत्री ये कह रहे होते कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं हर साल, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया होता। मैं इस बात के मैं आपको यहाँ पर तथ्य रखना चाहती हूँ। 2013 जब 2014 के लोकसभा के चुनाव के प्रमोशन चल रहे थे, 21 नवंबर 2013 को प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार का मुद्दा छेड़ा था, जहां पर उन्होंने 2004 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, उस मुद्दे को छेड़ा था। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बात रखने दीजिए। सच है ये बात। अगर आपके पास तथ्य होते तो आप उस तथ्य को लेकर पूरे दुनिया में आपने बवाल मचा दिया होता। आप देखिए, बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में 13 बार रोजगार की बात हुई थी, कहीं पे भी नंबर की संख्या की बात नहीं हुई। मैं आ गया। गार्ड साहब उनको परेशान मत करो, उनका मॉडल मुझे मालूम है। शाम हो गई, उनका मॉडल मुझे मालूम है क्या है। अब सवाल यह है कि चुनाव से मैंने बात शुरू की थी, और चुनाव में यह बात आई है, बीजेपी ने कहा कि गुजरात और यूपी का मॉडल जो है हम राजस्थान में लाएंगे। बातचीत का सिलसिला यही से जोड़ेंगे। मैंने देख लिया कौन कौन मौजूद है। वक्त छोटे से ब्रेक का।
सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है, जिसकी अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। युद्ध के शुरुआती दौर से लेकर अब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन को हवा में तबाह करने के लिए रूस के पास इतने विमान हैं कि यूक्रेन की पूरी एयरफोर्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हवा में 2 लड़ाकू विमानों के तबाह होने के कारणों की तलाश जरूरी है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उड़ान में तैयारी नियमों का उल्लंघन किया गया था या नहीं, इसकी आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। F-16 के यूक्रेन पहुंचने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो राजनीतिक, सामरिक या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि काबिल पायलटों की कमी है। उनकी कमजोर अंग्रेजी है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन सोवियत दौर के विमान इस्तेमाल करता आया है और F-16 एक अमेरिकी फाइटर जेट है। यूक्रेन के पास दक्ष पायलटों की सख्त कमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और F-16 जब यूक्रेन आएंगे तो उन्हें यूक्रेन के पायलट कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका A to Z जवाब आपको उस पायलट की मौत के पहले का वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि यूक्रेन को F-16 जैसा फाइटर जेट मिलते ही सारी कहानी बदल जाएगी। लेकिन इस वक्त 3 पायलटों की मौत का जोरदार झटका झेल रहे ज़ेलेंस्की के लिए सुकून वाली खबर। यूक्रेन में रूस के एक पायलट ने सरेंडर किया है। इस पायलट ने अपना M-1A हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन की सेना के हवाले कर दिया है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने एक ऑपरेशन में M-1A हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने पर मजबूर किया और उस पर कब्जा कर लिया। रूस ने भी महायुद्ध में अपनी वायु शक्ति को कमजोर किया है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, वो चाहे विमान हो, मिसाइल हो या टैंक हो। लेकिन अभी तो उस विमान की कहानी यूक्रेन में प्लेन क्रैश में जिस पायलट की मौत हुई उसकी जुबानी। F-16 is the best solution exactly right here, right now. अंद्रेई जैसे यूक्रेन के पायलटों के सामने जितनी बड़ी समस्या एयरक्राफ्ट्स की कमी नहीं, उससे बड़ी समस्या है प्लेन को चलाने की। ये पायलट विमान उड़ाने में, वो भी लड़ाकू विमान, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। यही कारण है कि मई की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-16 देने को कहा, लेकिन अगस्त निकला जा रहा है और अभी ऐलान ही हो रहे हैं कि नीदरलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से 61 F-16 विमान यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसे उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का आलम क्या है, उसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए। ग्यारह देशों का गठबंधन यूक्रेनी पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन के 32 में से सिर्फ 8 पायलट ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने और समझने के काबिल हैं। ऐसे में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग के पहले चरण में भाग लेने के लिए इन 8 पायलटों का चयन किया गया, जबकि 20 पायलट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। इसी महीने में ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलटों की शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने के मामले में सरकार एक्शन में आ गई। 2 रोज पहले इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उस स्कूल की टीचर एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाती दिखी थी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब जिला प्रशासन उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की तैयारी में जुट गया। शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और जांच होने तक स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए। इसमें विद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला आसपास के दूसरे स्कूलों में कराने के आदेश दिए, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न पहुँचे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें 8 लोग पुलिस गिरफ्त में आ गए। आरोप है कि सागर जिले के गांव में सरपंच ने कई लोगों के साथ मिलकर एक लड़के को पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
इस दौरान उस लड़के की मां भी उसे बचाने की कोशिश में घायल हो गई, लेकिन उसके बेटे की हत्या कर दी गई क्योंकि सरपंच और उसके एक साथी पर करीब 2 साल पहले उस लड़के की बहन के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था और इसी मामले में वो समझौता करने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे। और आरोप है कि जब पीड़ित परिवार ने समझौता करने से इनकार किया तो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि मामले में आरोपी सरपंच फरार बताया गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमूत में रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पर ड्रोन से हमला किया और उस गाड़ी को नष्ट कर दिया। और यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो बख्तरबंद गाड़ी एक पगडंडी पर खड़ी नजर आई और चंद ही सेकंड में उस गाड़ी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद उस गाड़ी से आग की लपटें उठती दिखाई दी और गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। उसका एक हिस्सा हवा में ऊंचा उछलकर कुछ दूरी पर जाकर गिरता हुआ नजर आया और उस इलाके में हर तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। वहां खड़ी गाड़ी का बचे हुए हिस्से में भी आग लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि उसने रूसी सेना की उस बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। आसमान से ज़ेलेंस्की के लिए आज बेहद बुरी खबर आई। यूक्रेन के 2 ट्रेनर जेट टकरा गए और इस हादसे में यूक्रेन के 3 पायलटों की मौत हो गई। ज़ेलेंस्की दुखी हैं क्योंकि यही वो पायलट थे जो कल अमेरिका वाले जेट फाइटर F-16 की कमान संभालते। जोश के झूले पर सवार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत जोर का आसमानी झटका लगा है। ड्रोन से रूस पर सैकड़ों हमले कर क्रेमलिन टू क्राइमिया को दहलाते दहलाते ज़ेलेंस्की के 3 पायलट खुद ही दुर्घटना के शिकार हो गए। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्लेनों के टकराने के कारणों की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका 2 L-39 लड़ाकू प्रशिक्षण विमान। दोनों विमानों को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों प्लेन हवा में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ दोनों प्लेन जमीन पर आ गिरते हैं। पूरे यूक्रेन में खलबली मच गई है। यूक्रेन के एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार 2 प्लेनों की टक्कर हुई कैसे। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बस संवेदना के शब्द हैं, जिसे ज़ेलेंस्की ने मारे गए पायलटों के परिवार को कहे। आप भी सुनिए। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने के जताए आसार। कहा दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं आम चुनाव। रक्षाबंधन पर यूपी की सभी महिलाओं और बहनों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 29 अगस्त रात 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक सभी सरकारी बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं एजीएम में सीएमडी मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। गणेश चतुर्थी पर लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर। दिसंबर तक पूरे देश में जियो 5G सर्विस। Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. Катастрофа, 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Піщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. अब आते हैं उन सवालों पर जिसका जवाब नाटो की एयरफोर्स भी ढूंढ रही है। ये दुर्घटना उस वक्त हुई है जब कहा जा रहा है कि आज अगर यूक्रेन के पास ट्रेंड पायलट होते तो F-16 की डिलीवरी अब तक हो गई होती। लेकिन उसके पहले प्लेनों की टक्कर पर 4 बड़े सवाल। हवा में क्यों हुई यूक्रेन के 2 जेट फाइटर की टक्कर?
क्या पायलटों की गलती से यूक्रेन ने खो दिए लड़ाकू विमान? L-39 ट्रेनी विमानों में हो गई थी तकनीकी दिक्कत या रूस के एयरफोर्स ने की थी साजिश? इन चारों सवालों का जवाब एक एक कर डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यूक्रेन के एयरफोर्स की वो ताकत जिसे लेकर ज़ेलेंस्की आजकल बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, मॉस्को पर हमले कर रहे हैं। क्या हुआ था हवा में उस वक्त जब दो विमान टकराए? साजिश या सिर्फ दुर्घटना या पायलटों में प्रशिक्षण की कमी? तलाशेंगे हर एक जवाब, लेकिन उसके पहले यूक्रेन की छोटी सी किंतु शक्तिशाली जेट फाइटर्स की ताकत देख लीजिए। 22 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत के वक्त यूक्रेन 70 लड़ाकू विमानों के साथ मैदान में उतरा। यूक्रेन के इन लड़ाकू विमानों में सोवियत काल का MiG-39 और Su-27 शामिल हैं। युद्ध के दौरान ही यूक्रेन को पोलैंड और स्लोवाकिया से 2 दर्जन के करीब MiG-39 हासिल हुए थे। लेकिन 1.5 साल के युद्ध में वो वक्त कभी नहीं आया कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान कुछ बड़ा कर सकें, क्योंकि रूस के सामने 70 एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा होने के बावजूद यूक्रेन एयरफोर्स की ताकत में रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। यही वजह रही कि युद्ध में यूक्रेन ने अपने 2/3 लड़ाकू विमानों को खो दिया। मतलब यूक्रेन के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है, जिसकी अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। युद्ध के शुरुआती दौर से लेकर अब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन को हवा में तबाह करने के लिए रूस के पास इतने विमान हैं कि यूक्रेन की पूरी एयरफोर्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हवा में 2 लड़ाकू विमानों के तबाह होने के कारणों की तलाश जरूरी है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उड़ान में तैयारी नियमों का उल्लंघन किया गया था या नहीं, इसकी आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। F-16 के यूक्रेन पहुंचने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो राजनीतिक, सामरिक या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि काबिल पायलटों की कमी है। उनकी कमजोर अंग्रेजी है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन सोवियत दौर के विमान इस्तेमाल करता आया है और F-16 एक अमेरिकी फाइटर जेट है। यूक्रेन के पास दक्ष पायलटों की सख्त कमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और F-16 जब यूक्रेन आएंगे तो उन्हें यूक्रेन के पायलट कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका A to Z जवाब आपको उस पायलट की मौत के पहले का वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि यूक्रेन को F-16 जैसा फाइटर जेट मिलते ही सारी कहानी बदल जाएगी। लेकिन इस वक्त 3 पायलटों की मौत का जोरदार झटका झेल रहे ज़ेलेंस्की के लिए सुकून वाली खबर। यूक्रेन में रूस के एक पायलट ने सरेंडर किया है। इस पायलट ने अपना M-18 हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन की सेना के हवाले कर दिया है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने एक ऑपरेशन में M-18 हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने पर मजबूर किया और उस पर कब्जा कर लिया। रूस ने भी महायुद्ध में अपनी वायु शक्ति को कमजोर किया है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, वो चाहे विमान हो, मिसाइल हो या टैंक हो। लेकिन अभी तो उस विमान की कहानी यूक्रेन में प्लेन क्रैश में जिस पायलट की मौत हुई उसकी जुबानी। F-16 is the best solution exactly right here, right now. अंद्रेई जैसे यूक्रेन के पायलटों के सामने जितनी बड़ी समस्या एयरक्राफ्ट्स की कमी नहीं, उससे बड़ी समस्या है प्लेन को चलाने की। ये पायलट विमान उड़ाने में, वो भी लड़ाकू विमान, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। यही कारण है कि मई की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-16 देने को कहा, लेकिन अगस्त निकला जा रहा है और अभी ऐलान ही हो रहे हैं कि नीदरलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से 61 F-16 विमान यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसे उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का आलम क्या है, उसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए।
11 देशों का गठबंधन यूक्रेनी पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देगा, लेकिन परेशानी ये है कि यूक्रेन के 32 में से सिर्फ 8 पायलट ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने और समझने के काबिल हैं। ऐसे में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग के पहले चरण में भाग लेने के लिए इन 8 पायलटों का चयन किया गया है, जबकि 20 पायलट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। इसी महीने में ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलटों की शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने के मामले में सरकार एक्शन में आ गई। 2 रोज पहले इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उस स्कूल की टीचर एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाती दिखी थी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब जिला प्रशासन उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की तैयारी में जुट गया। शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और जांच होने तक स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए। इसमें विद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला आसपास के दूसरे स्कूलों में कराने के आदेश दिए, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न पहुँचे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें 8 लोग पुलिस गिरफ्त में आ गए। आरोप है कि सागर जिले के एक गांव में सरपंच ने कई लोगों के साथ मिलकर एक लड़के को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उस लड़के की मां भी उसे बचाने की कोशिश में घायल हो गई, लेकिन उसके बेटे की हत्या कर दी गई, क्योंकि सरपंच और उसके एक साथी पर करीब 2 साल पहले उस लड़के की बहन के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था और इसी मामले में वो समझौता करने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे। और आरोप है कि जब पीड़ित परिवार ने समझौता करने से इनकार किया तो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला जहां से मैंने शुरू किया था वो ये था कि अक्सर लोग कहते हैं कि, और धारणा है कि जो बहस होती है टेलीविजन पर वो उनके मुद्दे नहीं होते, आम जन के मुद्दे नहीं होते, वो मुद्दे कुछ और होते हैं। बेरोजगारी, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, सस्टेनेबल ग्रोथ, विकास दर, किसान, ये नहीं होता उसमें, युवा, ये नहीं दिखाई पड़ता। मैंने आज मुद्दा यहीं से शुरू किया था और यहीं से बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया था। मुझे लगा कि बीच में कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान कर ले, तो किसी ने कहा ना 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 ना, ना वो मत करिएगा,
मैं करता भी नहीं हूं। जी जी, हाँ जी, आपसे आपको बात करनी है। अच्छा, कहां से आना हुआ आपका? दिलशाद गार्डन से आई हैं। क्या काम करती हैं आप? घर में रहती, इससे बड़ा तो काम ही नहीं है कोई। आपका भी विकास में बहुत ज्यादा योगदान है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नूर अफशा। नूर अफशा, माइक लेके ही बोलना है। बिना माइक ही बोल सकती हूँ। मैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अपने गिरवान में जाकर कौन बुरा है? धरती माता की बेटी हूँ, ना हिंदू बुरा ना। बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें बात ही नहीं कर रहा था। बात दरअसल आज बहुत गंभीर बात हो रही थी। बात दरअसल ये हो रही थी कि विकास का मॉडल क्या हो। मैंने जहां छोड़ा था, बीजेपी ने कहा कि राजस्थान में हम बात करेंगे तो गुजरात और यूपी मॉडल पे बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। कांग्रेस ने भी कहा है कि कर्नाटक मॉडल पे बात करेंगे। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। एक साहब बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास बस साहब। जी जी, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, सुन भी रहा था, तो बात हो रही थी कि इंडिया में क्या प्रगति हुई है, बेरोजगारी है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि 2014 के अंदर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज क्या है। तो अगर आपके पास डेटा होगा तो आप भी देख के बता सकते हैं। तो क्या इससे लगता नहीं है हमारे देश की प्रगति हुई है? दूसरी बात, आज हम सारे यहाँ पर इधर कनॉट प्लेस के अंदर आए हुए हैं, तो कनॉट प्लेस क्या इतना सस्ता है कि हमारी बेरोजगारी दिखा रहा है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आज हमारा 77वां वर्ष हो रहा है स्वतंत्रता का। हम जरूर चाहेंगे, देश का सपना रहेगा भारत का कि हर एक नागरिक को यहाँ पर नौकरी मिले। लेकिन इसका प्रयास जारी है। शायद कांग्रेस के टाइम भी यह प्रयास रहा होगा। लेकिन हम बार बार ये कहें कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, ये तो मुझे आपकी तरह वही जुमला लग रहा है कि जो आप कहते थे कि बाकी जुमला वो बोल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। जनता को गुमराह मत करिए। हाँ, ये बात जरूर है, अगर कांग्रेस प्रगति करना चाहती है कांग्रेस करे, अगर बीजेपी करनी चाहती है बीजेपी करे। लेकिन देश तो हमारा प्रगति कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान क्या आत्मनिर्भर है? हम लेकिन आत्मनिर्भर बन गए हैं। हमारे को आज किसी से बात करने में लगता है कि हम भारत के नागरिक हैं। इससे पहले कभी हुआ था? 2014 से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं यहाँ। ये जो आम आदमी होता है ये बड़ा सच्चा होता है। आम आदमी जो होता है, मैडम, जो आम आदमी होता है बड़े सच्चे दिल से बोलता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो डरता है कि मुझे किसी से क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 से 7 सालों के बीच में मध्यम आय वर्ग में एक संख्या आ जाएगी। और ये तब हुआ है जब गरीबी से ऊपर लोग आए हैं, गरीबी से निकले हैं, तब 5 से 7 वर्षों में एक बड़ी संख्या मध्य आय वर्ग में आएगी। जी, आज बात हो रही है आप ही की। दोनों बच्चों को लेके आए हैं। किस क्लास में है ये? तो 4th में, और ये 7th में। क्या नाम है आपका? आर्या। और आपका? दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब उन्नति करो, खूब प्रगति, देश का नाम रोशन करो। अभी चंद्रयान तक बात हुई है, देखा था उस दिन? क्या देखा था? चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी थी। लैंडिंग रोवर सब जानते हैं, सबको पता है। हाँ जी वकील साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे कोर्ट पे कुछ बोझ कम हुआ है मुकदमों का? नहीं, कम नहीं हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, जब मुकदमा का ही शब्द आप दिए हैं, तो जितने जागरूक होंगे जनता, तो न्यायपालिका में और मुकदमा बढ़ेगी। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। वकील साहब योग्य आदमी है। जी प्रतीक जी, हर बार कांग्रेस के तरफ से पकौड़ा बेचने वाले को और चाय बेचने वाले को बेइज्जत किया जाता है कि रोजगार नहीं है। ठीक है, आज MBA चाय वाले कितने लोग को रोजगार दे रहा है, इनसे पूछिए। चायोज वाले कितने रोजगार दे रहे हैं, उनसे पूछिए। चाय पॉइंट वाले कितने रोजगार दे रहे हैं, उनसे पूछिए। हम भी 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप क्या काम करते हैं सर? हम एजुकेशन में है। सर्च्योर कॉलेज करके हमारा एक वेबसाइट है जो स्टूडेंट को हेल्प करती है कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, 20 लोग का हमारा भी टीम है। हम भी रोजगार दे रहे हैं, जॉब छोड़ के दे रहे हैं। पाजी आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? मैं संगरूर से। और पाजी सीधा करो तो आप सिख ऐसे नहीं करो बिल्कुल। हाँ, तो पाजी कहाँ से आना हुआ? पंजाब से, संगरूर जिला। संगरूर आए पाजी, तो सीधा आदमी खड़ा होता संगरूर का, लगता है कि संगरूर से आया हुआ है। तो पाजी कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, कहना ही नहीं। आप तो पाजी जो उगाते हो ना पूरा देश खाता है। हम तो आपके ऋणी हैं, आपके और हरियाणा के। जी बस साहब जी, जरा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। देखिए, अभी तक लोग आंकड़ों के मायाजाल में लोगों को फंसा के बस उछल कूद कर रहे थे। इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा था, सिर्फ आंकड़े पेश कर रहा था। तो उस हिसाब से तो कांग्रेस रेजिम में 4 करोड़ 82 अरब डॉलर का घोटाला हुआ, उसी आंकड़े में घूमते रहिए। नहीं,
अभी जो देश की परिस्थिति है उसकी बात कीजिए। न चारा न घोटाला, देश का है बोलबाला, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश में भी डंका बोलबाला। जिस तरीके का आर्थिक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में लोगों को बचाते हुए, उस धन को बचाते हुए जितना। बस जी एक सवाल मुझे जवाब दीजिए। बस जी हम सवाल ना करें, कोई पूछे ना सवाल हम आपसे, तो फिर आप तो ऐसा करें कोई सवाल है ना पूछे कोई। पूछे लेकिन हम भी पूछ रहे हैं 4 करोड़ 82 अरब डॉलर घोटाले का जवाब दीजिए। उसमें नहीं है, आप प्रेजेंट स्थिति में जानिए। नहीं, जो अभी की आधारगत जांचा, जब तक आप रनवे नहीं बताएंगे आप हवाई जहाज नहीं उतार सकते हैं। हिंदुस्तान में गड्ढा खोद के रख दिया था कांग्रेस ने 60 बरस में, उस गड्ढे को भर के और फिर से आधारभूत ढांचा का संरचना किया है प्रधानमंत्री ने। अब देखिए अब बाढ़ आएगी नौकरियों की, बाढ़ आएगी। आप तो रिटायर हो गए, कोई बात नहीं, आप आराम से, अब बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। आ गया, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, रुकिए जी जनाब। कहां से आना हुआ? अमृतसर से, पंजाब से। अमृतसर से। पहले तो आपको गुरु की धरती से प्रणाम करता हूं जी। सर मेरे भाई बहन बुजुर्ग माता बहनें कह रही हैं गरीबी, ये कौन सी गरीबी? मुझे तो नजर नहीं आ रही गरीबी। देखो हर के पास क्या 2-2 मोबाइल हैं, देखो कितने अच्छे जूते डाले हैं, देखो जीन डाली हुई है, अच्छे कपड़े ना। वो तो ग्राम प्रधान है, वो ग्राम प्रधान। कौन कहता गरीबी है? अरे वो ग्राम प्रधान है, वो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान है। नो प्रधान नहीं, मैं गरीबी में कहता हूँ। आप कहते हैं इंडिया गरीब है, कौन सा गरीब है? मुझे तो गरीबी कहीं नजर नहीं आई। आगे आओ, यहाँ आओ, अंदर आओ, चले आ जाओ। बहुत दिनों बाद आए हो तुम? हाँ सर, काम करते हैं, लेट हो जाता है। हाँ मुझे मालूम है, ये मेरे शो में अक्सर आते हैं। मैं इनसे पूछ चुका हूँ, इसलिए पूछूंगा तो कुछ नहीं, मैं जानता हूँ इन्हें इसलिए नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछूं वकील साहब तो ये हो जाएगा कि आप इनको जानते हैं इसलिए पूछा, मैं पूछूंगा नहीं। बहुत दिनों बाद आए इसलिए। मजदूरी सही चल रही है? हाँ सर। आज कितनी कमाई हुई? वही 500 होता है। 500 होता है। और बच्चा सब खुश? हाँ सब खुश है। कोई तकलीफ, कोई बात? गुरुजी सुनिए, कोई बात, कोई चीज? ना तकलीफ सरकार पे? सरकार, हमको तो अपना काम करना, सरकार से काम मतलब है। कोई सरकार रहे, सरकार हमको न देगा न लेगा, हम अपने से लेंगे जो लेना है। अरे नहीं भाई, इलाज है, स्कूल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इंश्योरेंस है, तुम्हारे लिए तो है। कोई समस्या नहीं आ रहा है, हमको दवा भी नहीं लगता है कभी। कभी नहीं, ठीक है, हम काम करते हैं दिन भर। काम करते दिन भर? और घर में कौन है? घर में कौन? घर में पत्नी बेटा सब है, वो भी ठीक है। वो क्या कर रहा है? वही खेती उती करता है। खेती करता? खेती कितना है? 4-5 बीघा। 4-5 बीघा है। और कहाँ है? आरा में भी। अरे रुको बाप रे, आपके पास 20 बीघा हो तो कुछ नहीं, इनके पास 4 बीघा तो बाप रे। आरा में है बिहिया। आरा में है? बिहिया थाना। अच्छा बिहिया थाना है। अच्छा गुरुजी। गाँव दोघरा टोला। कितना साल हो गए दिल्ली में? 4-5 महीना हो गया, और 1-2 महीना रहेंगे, घूम फिर रहे हैं। 1-2 महीना और रहेंगे, उसके बाद फिर गाँव जाएंगे। फिर वोट डालेंगे। आया सर, आया, एक मिनट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। एक प्रतीक मॉडल आपने पूछा, दिल्ली मॉडल, राजस्थान। सर जस्ट गिव, वकील साहब धैर्य, कोर्ट में भी बोल के आए हो, यहाँ भी बोलोगे? ले 2 बार बिहार पे बोलो तो बोलो, अभी रुकिए, पहले मैडम से पूछेंगे। हाँ जी। 4 राज्यों का मॉडल आपने पूछा, 5वां हमने प्रतीक मॉडल पत्रकार बता दिया। एक मॉडल और है, राहुल मॉडल। इधर आलू डालो, इधर सोना निकलेगा। ये देश नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहा है उन्होंने? नहीं बाबूजी, कहना नहीं। जिम्मेदार आदमी है। जिम्मेदार आदमी है, ये बात सच है। उनके नाना दादा बहुत बड़े आदमी थे, उनकी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, उनकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा। वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। नहीं, ऑफकोर्स मैं आया आपकी बात कर रहा हूँ जी। प्रतीक जी, इतनी बार तो हम इस चीज के बारे में पहले भी आपकी डिबेट में बता चुके हैं। चलो फिर से अंकल को बता देती हूँ कि ये जो जुमला था, ये मोदी जी ने बोला था, राहुल जी ने नहीं बोला था। राहुल जी ने कोट किया था, और माननीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो पिछली सरकारों ने रोजगार के अवसर पैदा किए थे, उन अवसरों को भी खत्म करने का काम किया है। दूसरी बात, आ रहा हूँ। अरे रुकिए गुरुजी, क्या? हाँ, नोटबंदी जैसे एक के बाद एक गलत निर्णय लेकर युवाओं का भविष्य
जीएसटी तो हाईएस्ट कलेक्शंस है, हाईएस्ट कलेक्शंस है जीएसटी के। जीएसटी के हाईएस्ट कलेक्शन है। आप ये बताइए मुझे, आपकी ही डिबेट में जितने लोग अभी हैं, आप जरा पूछ लीजिए कितनों की सरकारी नौकरी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी किराना की दुकान है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप टैक्स दे के रोटी खाना चाहते हैं या टैक्स बगैर दिए रोटी खाना चाहते हैं? 100% इनकम टैक्स देते हैं, 100% जीएसटी देते हैं, 0% अगर कोई प्रूव कर सकते हैं हम काले मोड़ देंगे अपनी मुंह पर अगर हम 0% भी कोई इलीगल काम करते होंगे या टैक्स नहीं देते। 100% आप हिमाचल के आदमी हैं, वो देवभूमि है। मैंने तो आपको उदाहरण के तौर पे लिया था। कहाँ से आना हुआ मैडम जी? सर बिहार से। अरे वो तो मैं समझे गया था जब आप ऊपर खड़ी थी वहाँ। बिहार का आदमी वैसा ही ऊपर खड़ा रहता है। आपने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा ना। अरे आप तो ऐसा बिल्कुल एकदम आपने हमको ना शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा करने की बात ही नहीं है सर, आपने पूछा कि आप वहाँ खड़े थे, आप कहाँ से हैं? हाँ। तो हमें बताना पड़ा ना हम कहाँ से हैं। इसलिए कि बिहार का आदमी दूर से चीन जाता है। चीनना पड़ेगा ही, बिहार अलग चीज ही है, बिहार के लोग को। ये तो मैं मानता हूँ, बिहार के बगैर ये देश में जो है ना, जैसे दाल में नमक, वैसे ही बिहार में आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी सर, आप बोलिए। पूछना क्या चाहते हैं? पूछना ये चाहते हैं कि कैसे आना हुआ इधर? सर हम यहाँ घूमने आए थे। अच्छा घूमिए जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, आज इस बात का पुष्टिकरण हो जाए 2004 से 2013 तक आपने कितने लोगों को नौकरियां दी थी? मैं बताती हूँ, सिर्फ 6 लाख। और 2014 से 2023 मोदी ने कितने लोगों को नौकरियां दी है? 9 लाख। ये आप अपनी जगह देख लीजिए। और राहुल भाई ने पूछा था स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, तो मैं बता दूं कि स्ट्रीट वेंडर्स और ये जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, 45 लाख इन लोगों ने विदाउट गारंटर इनको लोन मिल चुका है। इनको ये नहीं मालूम। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बात। मैं एक और बता दूं आप लोगों को कि आपने एसएससी रिक्रूटमेंट कितनी करी थी इन 9 सालों में? सिर्फ 2 लाख। मोदी ने कितनी करी इन 9 सालों में? 4 लाख से ऊपर। आरआरबी की कितनी थी आप लोगों की 9 लाख में? सिर्फ 3 लाख की जॉब दी। एनडीए ने कितनी दी? 4 लाख से ऊपर। आपकी यूपीसी की रिक्रूटमेंट कितनी है? 45,000 मात्र। और हम लोगों ने कितनी दी 9 सालों में? 50 लाख से ऊपर। प्रतीक जी, पहले अटल जी आए थे, उन्होंने सारी पेंशन खत्म कर दी। मोदी जी आए, सारी नौकरियां खत्म कर दी। उसके बाद तो 10 साल आप रहे। ये झूठे, इनके आंकड़े झूठे। आज जो आपकी डिबेट में जो अंकल जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो अंकल वही है जिन कांग्रेस की सरकार